friends, welcome back to the same chapter that is Mendel's inheritance। हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ डेफिनेशंस एंड टर्म्स समझी थी कि जो हमारे जेनेटिक्स में काम में आने वाली है, जैसे जीनोटाइप, फिनोटाइप, डाईहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमने देखा कि मेंडल जो है उन्होंने किस तरह से अपनी जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को दिए हमें और फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। हमने ये भी देखा था कि जो मेंडल है उन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उन्होंने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किए। अब उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट की जो स्ट्रेटजी थी, मेंडल ने जिस तरह से एक्सपेरिमेंट करे थे तो वो क्या थे। मेंडल ने सबसे पहली बार जब पी प्लांट को सिलेक्ट करा तो उन्होंने ये देखा था कि जो पी प्लांट है दैट इज बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसका मतलब इसमें स्टेमेन और कार्पल दोनों ही एक ही प्लांट पर हमें मिलते हैं, और इनको मिलने से उसे एक बेनिफिट है कि ही कैन डू द सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट्स में वो चाहे तो क्रॉस पॉलिनेशन करे और चाहे तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकता है। अगर उसको पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो मेल एंड फीमेल पार्ट है वो दोनों तो उसी प्लांट में ही प्रेजेंट है। यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स इसमें स्टैमेन से निकलते हैं तो वो आराम से इजीली यहाँ पर आ जाते हैं, और इस तरह से ये सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो बहुत आराम से करवा सकता है। इन केस अगर मेंडल चाहते थे अपने प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेशन करवाना, तो उस केस में उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो ये थी कि वो इस प्लांट के जो स्टैमेन पार्ट है इसको कट कर देते, एंड दैट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। उसे कहा जाता है इमैस्कुलेशन। मतलब किसी भी मेल या फीमेल पार्ट को अगर हमने कट कर दिया तो वो बाइसेक्सुअल से वो प्लांट बन गया हमारा यूनिसेक्सुअल। अब उसके बाद में जो हमारे जो डिज़ायर्ड प्लांट है उसके पोलन ग्रेन्स को हम स्टिग्मा पर डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग करने के बाद में वो उनके साथ में फ्यूज़ हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फिर दूसरे प्लांट्स के पोलन ग्रेन उसके ऊपर ना आए, इसलिए उस डस्टिंग के बाद में हम स्टिग्मा को पॉलीकैप से कवर कर देते हैं, जिसे बोलते हैं कैपिंग, टू प्रिवेंट द पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर प्लांट। तो इस तरह से वो यूनिसेक्सुअल प्लांट भी बना सकते हैं और बाइसेक्सुअल प्लांट भी बना सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते थे और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते थे। उन्होंने अपने प्लांट्स की एक्सपेरिमेंट की स्टडी के लिए इनिशियल स्टेज पर जो भी प्लांट लिए, जैसे सपोज उसने सबसे पहले टॉल प्लांट लिया और दूसरा प्लांट उसने ड्वार्फ लिया, तो इन प्लांट्स को जब उसने क्रॉस करवाया तो उस केस में ये जो प्लांट है इसे उसने कहा था पेरेंट जनरेशन। इन पेरेंट जनरेशन दो अलग अलग प्लांट्स को लेकर इनमें क्रॉस करवाया, और फिर उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन जो हम पहले देख चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो इस हाइब्रिडाइजेशन के कारण से जो जनरेशन उसके पास आई थी दैट वाज नोन एज F1 जनरेशन। उस जनरेशन के मतलब ये इससे जो प्रोजेनी आई, इससे जो ऑफस्प्रिंग आए इसके पास, तो ये जो जनरेशन है इसे इसने नाम दिया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब फर्स्ट फेलियर जनरेशन। फिर उसने इन्हीं प्लांट्स को ही वापस से सेल्फ क्रॉस करवाया। सेल्फ क्रॉस का मतलब अब इन प्लांट्स में उसने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। ये जो प्लांट्स आए इसमें उसने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, और करवाने के बाद में फिर नए ऑफस्प्रिंग आए, तो उस केस में उसने उनको नाम दिया F2 जनरेशन। तो इस तरह से जो मेंडल है उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत सिंपल थी, और पी प्लांट को सिलेक्ट करने से उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। सबसे पहले मेंडल ने स्टेमेन रिमूव करके और उनको इमैस्कुलेट किया, और उसके बाद में जो स्टिग्मा थी उस स्टिग्मा पर जो कैटेस्टेटेड फ्लावर की जो स्टिग्मा है जिसकी हमने पोलन ग्रेन्स को रिमूव कर दिया, उस पर डिज़ायर्ड प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स की डस्टिंग करके और वांटेड रिजल्ट लिए, फर्टिलाइजेशन करवाया। फर्टिलाइजेशन के बाद में दूसरे प्लांट्स के पॉलिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए उसने उनको स्मॉल बैग से कवर कर दिया, ताकि यहाँ पर दूसरे प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स आके और उसके रिजल्ट को चेंज ना करे। फिर जो सीड्स मिले थे उसको उनमें
उसने जो भी इसको डिफरेंट डिजायर्ड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखना था, जैसे यहाँ से फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट बना और उस जायगोट से जो सीड बना और सीड से नया प्लांट आया, तो उन प्लांट्स को स्टडी करके और उसने अपने जो भी रिजल्ट थे वो इंटरप्रेट करे, और इंटरप्रेट करने के बाद में उनका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो था वो उसने कुछ लॉज के फॉर्म में दिया, जिसे कहा जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उन्हें कहा जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के जो भी रिजल्ट थे वो उसने लॉज के फॉर्म में प्रेडिक्ट किए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उस समय तक जीन्स के बारे में पता नहीं था, तो जीन्स के लिए उसने जो वर्ड यूज किया दैट वाज नोन एज फैक्टर, जो आज की तारीख में जीन होते हैं। तो मेंडल के द्वारा जीन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता था वो फैक्टर था, और उसने हाइब्रिड या क्रॉस टेक्निक करी थी और एक से ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अलग अलग स्टडी करी। जैसे पहली बार में उसने एक्सपेरिमेंट करा तो उसने कैरेक्टर टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस को देखा। दूसरी बार जब उसने कैरेक्टर स्टडी करा तो उसने फ्लावर की पोजीशन को देखा, फ्लावर्स पोजीशन। उसके बाद में जब थर्ड टाइम उसने क्रॉस करा देन ही नोटिस्ड द कलर ऑफ पॉट। तो हमने इस तरह से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे थे। तो मेंडल ने उन सभी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर सिमिलर टाइप के एक्सपेरिमेंट करे और फिर जो रिजल्ट आया उसी के बिहाफ पर ही ही गेव मेंडल्स द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसने जो अपने क्रॉस करे थे वो 2 टाइप के क्रॉस थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। दोनों क्रॉस की डेफिनेशन हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि द क्रॉस विच इज मेड विथ सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सिर्फ एक ही कैरेक्टर को हम कंसीडर करके क्रॉस कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर केवल प्लांट की लेंथ को कंसीडर करें कि जो प्लांट हमने सिलेक्ट करे हैं पेरेंट जनरेशन में वो प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, then it is known as monohybrid cross। और डाइहाइब्रिड, डाई का मतलब होता है 2। यहाँ पर हम 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं। पहली चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जो सीड्स है वो राउंड है या रिंकल्ड है, और सेकेंड चीज़ दैट वी आर कंसिडरिंग इज कि देयर कलर इज येलो और ग्रीन। तो हम 2 चीज़ देख रहे हैं कि एक तो हमने देखा सीड का शेप कैसा होता है, एंड द सेकेंड थिंग वी कंसीडर इज द कलर ऑफ द सीड। तो 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने क्रॉस करा है, तो दैट इज नोन एज डाइहाइब्रिड। तो मेंडल ने ये दोनों तरह के एक्सपेरिमेंट करे थे, पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस। नाउ वी विल सी व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें मेंडल ने सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर स्टडी करी। तो उसने सबसे पहले टॉल प्लांट लिए, द प्लांट्स विच आर टॉल। इनका क्रॉस उसने किया ड्वार्फ प्लांट के साथ। टॉल प्लांट थे, सेकेंड केस में ड्वार्फ प्लांट थे। इन दोनों का उसने हाइब्रिडाइजेशन किया, क्रॉस करवाया। F1 प्रोजेनी इसके पास आई। इस F1 प्रोजेनी के प्लांट्स को जब उसने स्टडी करा तो ही फाउंड दैट ऑल द प्लांट्स वर टॉल। सारे प्लांट्स जो थे वो उसके पास कैसे आए, टॉल प्लांट्स आए। अब उसके बाद में उसने वापस इन्हीं प्लांट्स को, ये जो F1 प्रोजेनी थी, इन्हीं प्लांट्स का उसने सेल्फ क्रॉस किया, इन्हीं प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। देन ही नोटिस्ड दैट द रिजल्ट विच केम फ्रॉम द सेल्फ क्रॉस were in the ratio of 3:1। 3 प्लांट स्मॉल थे और 1 प्लांट ड्वार्फ था। तो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें उसने ये देखा कि जो F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर आता है वो कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। यहाँ पर टॉलनेस आई, इस सारे प्लांट्स टॉल थे, तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है टॉलनेस और ड्वार्फनेस में वो था टॉलनेस। डोमिनेंट कैरेक्टर इज द कैरेक्टर विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। तो जो भी सीड्स आते हैं F1 जनरेशन के, उनको सेल्फ क्रॉस करवाने
पर उसको जो रेशो मिला था वो था 3:1 का। ये तो है फिनोटाइप रेशो। अब सपोज अगर हम इनके जीनोटिपिकली स्टडी करें तो जो टॉल प्लांट है और जो ड्वार्फ प्लांट है, तो टॉल प्लांट का जीनोटाइप हमारे पास आता है कैपिटल T कैपिटल T। ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल t से। यहाँ पे ये जो T है इट इज रिप्रेजेंटिंग द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट एंड स्मॉल t इज रिप्रेजेंटिंग द जीनोटाइप ऑफ ड्वार्फ प्लांट। ये करने पर जो प्लांट्स आएंगे इसके पास जो गैमेट्स है उनको क्रॉस करवाने पर F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स में जो कॉम्बिनेशन आता है दैट इज कैपिटल T स्मॉल t। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एक भी कैपिटल इसमें एलील में एक भी कैपिटल एलील हमारे पास होता है तो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर कैपिटल T प्रेजेंट है, इसलिए ये जो F1 जनरेशन है ये जनरेशन हमारे पास होगी टॉल। नाउ इसी प्लांट को ही हमने वापस सेकेंड केस में क्या करा था, सेल्फ क्रॉस करवाया था। तो यहाँ पर हम इस F1 प्रोजेनी का सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं। इससे बनने वाले जो गैमेट होंगे इनको हम चेकर बोर्ड से निकाल सकते हैं। चेकर बोर्ड से निकालने के लिए हम एक साइड ले लेते हैं, क्योंकि सेल्फ क्रॉस करवाया मतलब एक प्लांट A और दूसरा प्लांट B और इसका भी जीनोटाइप A और इसका भी जीनोटाइप A, तो इससे बनने वाले गैमेट हमारे पास आएंगे ये और इससे बनने वाले गैमेट हमारे पास आते हैं ये। तो इस गैमेट को हमने लिया इस साइड और इस गैमेट को हमने लिखा इस साइड। अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, दिस कैपिटल T एंड दिस कैपिटल T, then this capital T and this small t, again capital T and small t, this one and this one, here this one and this one। तो हमारे पास कैपिटल T और स्मॉल t का जो रेशो आता है 1, this plant will be tall। अगेन यहाँ पर कैपिटल T और स्मॉल t दोनों प्रेजेंट है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कैपिटल T प्रेजेंट होता है तो वो प्लांट टॉल होगा, तो यहाँ पर ये प्लांट भी टॉल होगा। देन दिस वन ऑल्सो टॉल, पर यहाँ पर कैपिटल T एब्सेंट है इसलिए ये प्लांट हमारे पास ड्वार्फ होगा। तो कैपिटल T जो है इसमें एक और रखना पड़ेगा हमें, कैपिटल T स्मॉल t एंड देन दिस वन। तो यहाँ पर कैपिटल T जो प्योर होमोजाइगस है वो है 1, देन हेट्रोजाइगस टॉल जो है हमारे पास वो है 1 and 2 एंड ड्वार्फ प्लांट जो है हमारे पास वो है 1। कहने का मतलब ये है कि फिनोटाइप, अगर हम फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप का मतलब बाहर से जो प्लांट्स के कैरेक्टर विजिबल होते हैं उन्हें बोला जाता है फिनोटाइप। तो यहाँ पर हमें ये प्लांट भी टॉल दिखेगा और ये प्लांट भी टॉल दिखेंगे, क्योंकि इन दोनों में कैपिटल T प्रेजेंट है जो प्लांट को टॉल बना रहा है। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आया टॉल प्लांट 3। देन इसमें एक भी कैपिटल T नहीं है, यानी कि ये होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है, तो इसका रेशो आ जाता है 1, यानी कि 3 प्लांट टॉल और 1 प्लांट ड्वार्फ। ये हमें देखने पे पता चल रहा है। तो दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो 3:1 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हम एक ही कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके जीनोटाइप को देखते हैं, इनके एलील्स का अरेंजमेंट देखते हैं, तो इस क्रॉस को कराने पर हमें पता चलता है कि एक प्लांट टॉल है वो होमोजाइगस टॉल है, देन दूसरा प्लांट जो है 2 प्लांट वो भी टॉल है लेकिन वो हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस है मतलब उनका जो एलील है उसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल आ रहा है। देन थर्ड केस इज टोटली होमोजाइगस ड्वार्फ, क्योंकि इसमें दोनों स्मॉल t है, तो हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशियो आता है दैट इज 1:2:1। दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने 2 लॉज हमें दिए थे। अब मेंडल का ये जो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट था, इसके जो रिजल्ट थे उसने मेंडल ने इसके रिजल्ट को 2 लॉज के फॉर्म में प्रोपोगेट करा। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस,
एंड द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है। तो मोनोहाइब्रिड जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने करे थे पी प्लांट पर, जिसमें उसने केवल एक ही फैक्टर को कंसीडर करा, एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करा था, और जो F1 जनरेशन उसे मिली थी उसमें सारे प्लांट्स उसके पास कैसे आए थे, टॉल। हमने ये देखा था कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट 100% प्लांट टॉल थे। इसका मतलब ये हुआ कि द ट्रेट ऑफ टॉलनेस डज नॉट अलाउ द ट्रेट ऑफ ड्वार्फनेस टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। F1 जनरेशन में प्लांट्स जो थे वो ड्वार्फ भी क्रॉस हुए थे, लेकिन हमें केवल टॉल प्लांट ही मिले। उससे ये पता चलता है कि टॉलनेस वाला जो कैरेक्टर है वो ड्वार्फनेस को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, सिर्फ अपने आप को ही एक्सप्रेस कर पाता है। दैट्स व्हाई द कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर। हम टॉलनेस को क्या कहेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये जो ड्वार्फनेस है इसे हम कहेंगे रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये जो रिजल्ट था मेंडल का, ये रिजल्ट उसने अपने लॉ के फॉर्म में दिया, एंड दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ। F1 जनरेशन जो है उसमें केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो यही हमने डोमिनेंट कैरेक्टर में देखा था कि जो कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है वही डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और दूसरा जो डोमिनेंट कैरेक्टर की प्रेजेंस में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। जैसे F1 जनरेशन में हमें सारे प्लांट्स मिले थे कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पर कैपिटल भी है और स्मॉल भी है, बट ये जो स्मॉल कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है, ये इस डोमिनेंट कैरेक्टर की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए सारे प्लांट रिसेसिव ना होकर के टॉल प्लांट हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है, और ये हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस है। देन मेंडल ने इसके बाद में एक और लॉ दिया, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना। तो इस लॉ को और एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मेंडल ने ये वाला जो एक्सपेरिमेंट करा था मोनोहाइब्रिड, इन दिस एक्सपेरिमेंट ओनली वन टाइप ऑफ हाइब्रिड टॉल प्लांट डेवलप्स, while after self pollination both the type of plant develop। F1 जनरेशन में तो हमने देखा था कि केवल सारे प्लांट्स जो थे वो टॉल थे, लेकिन F2 जनरेशन जो थी इसमें 3 प्लांट्स टॉल थे तो 1 प्लांट ड्वार्फ था। 3:1 का रेशो हमें मिला था, मतलब यहाँ पर हमें टॉल के साथ में ड्वार्फ प्लांट भी मिले थे। तो इससे ये पता चलता है कि जब F1 जनरेशन होती है तो यहाँ पर जो टॉलनेस और ड्वार्फनेस वाले जो फैक्टर्स है वो एक दूसरे के साथ में मिक्सिंग नहीं होती है। नो मिक्सिंग अकर इन द जीनोटाइप इन F1 जनरेशन। इन F2 जनरेशन दीज फैक्टर्स सेग्रीगेट। जब वापस हम नए प्लांट F2 लगाते हैं तो उसमें ये एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं और वापस 3:1 के रेशो में हमें मिल जाते हैं। This is known as the law of purity of gamete, and because at the time of gamete formation both the allele capital T and small t, segregation जब होता है तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये कैपिटल T इधर आ जाता है, ये स्मॉल t इधर आ जाता है। तो इसलिए जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। हमने देखा था कि जैसे सबसे पहले हमने क्रॉस करवाया था, यहाँ पर जो गैमेट्स आए थे वो ये थे और यहाँ पर जो गैमेट आए थे वो ये थे, और इनसे जब F1 जनरेशन हमारे पास आती है तो हमने ये देखा कि सारे डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होते हैं। दिस इज कैपिटल T स्मॉल t, और सारे प्लांट है टॉल, क्योंकि कैपिटल T जो है वो इसको ड्वार्फनेस को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। तो ये तो बन जाता है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। अब F2 जनरेशन के अंदर जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास जो रेशो आता है वो इस तरह से होता है।
यहाँ पर टॉल प्लांट के साथ हमें वापस ड्वार्फ प्लांट भी मिल जाता है। F1 जनरेशन में कोई ड्वार्फ प्लांट नहीं था, पर यहाँ पर जो जीनोटाइप में जो एलील थे वो दोनों प्रेजेंट थी। प्रेजेंट होते हुए रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन F2 जनरेशन जब आती है हमारे पास, तो डोमिनेंट कैरेक्टर की प्रेजेंस में भी रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, यानी यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हुई। अगर मिक्सिंग होती तो हमें टॉल और ड्वार्फ की जगह इंटरमीडिएट प्लांट मिलते, लेकिन हमें ऐसा नहीं हुआ। प्लांट पूरे या तो टॉल थे या पूरे ड्वार्फ थे। इसका मतलब यहाँ पर प्योरिटी ऑफ गैमेट मेंटेन रहती है, और ये गैमेट्स में जो एलील है वो साथ में रहते हुए भी अपने आप को प्योर रखते हैं, पूरी तरह से प्योरली सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसीलिए इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आराम से एक दूसरे से अलग होते हैं और प्योरिटी के साथ होते हैं, इसलिए ये है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इस जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे सबसे पहले इट प्रूव्स द जीन हाइपोथेसिस। पहली चीज़ ये क्या प्रूव करता है? जीन हाइपोथेसिस कि भाई जीन्स जो है वो इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात इन्होंने बताया कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है। तो उन्होंने ये बताया कि जीन जो है इट इज़ द हेरिडिटरी यूनिट। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम जीन से हो रहा है। हालांकि उस समय जीन वर्ड यूज़ नहीं किया गया था, उसके लिए फैक्टर वर्ड यूज़ किया गया था। पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से ये तो कंफर्म हो जाता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है। और फिर उसके बाद में इससे ये भी पता चलता है कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन या फैक्टर। Every character is controlled by gene, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है उसके लिए भी कैपिटल टी है, ड्वार्फनेस है उसके लिए स्मॉल टी है। कहने का मतलब कोई भी कैरेक्टर है तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि ईच जीन हैज टू एलील विच कंट्रोल्स द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट कंक्लूजन इस लॉ के आधार पर आता है, दैट इज कि एवरी जीन हैज टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील। हर जीन के लिए दो एलील होते हैं, जैसे टॉलनेस के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी। देन दीज एलील ऑफ अ जीन रिमेन टुगेदर बट दे डू नॉट मिक्स। हमने अभी ये देखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट से कि एलील डू नॉट मिक्स, दे रिमेन प्योर। आपस में ये जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय इनमें किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं होती है। दे डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर एंड रिमेन सेपरेट। Then during the time of gamete formation, allele gets separated from each other and move to separate gametes. जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो ये गैमेट्स के टाइम, फॉर्मेशन के टाइम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के आधार पर। पहली चीज जीन हाइपोथेसिस की हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसे मेंडल ने फैक्टर बोला था। देन दे आर द हेरिडिटरी यूनिट, यानी कोई ऐसी चीज़ जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रही है, तो दैट इज़ फैक्टर। थर्ड थिंग इज एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स, क्योंकि हमने देखा है कि टॉलनेस है तो उसके लिए कैपिटल टी है, ड्वार्फनेस है तो उसके लिए स्मॉल टी है। दूसरा कोई राउंड शेप हम लेंगे तो कैपिटल आर, रिंकल्ड है तो उसको डिनोट करेंगे। तो हर कैरेक्टर जो होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स, और हर जीन जो होता है वो एलील से मिलकर के बनता है, और एलील हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये एलील आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम ये इंडिपेंडेंटली आगे ट्रांसफ़र होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स मेंडल के जो मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट था उसके आधार पर निकले।
तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक कैरेक्टर के आधार पर उसने क्रॉस करवाया और अपने जो भी रिजल्ट आए थे उसको उसने 2 लॉज के फॉर्म में इंटरप्रेट किया। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट।